गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल ऑल? आवाज आ रहा है मेरा सभी लोगों को? वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, लास्ट टाइम क्या पढ़े थे बेटा हम लोगों ने? गुड आफ्टरनून अनुष्का, प्रदनया, गुड आफ्टरनून आर्यन, साक्षी। कितना पोर्शन है? रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। डीएनए। ओके, तो आज हम लोगों को वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल ये स्टार्ट करना है। ओके, आई होप इसके पहले तक का जितना भी पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ वो सारा क्लियर है आप लोगों का। स्ट्रेंथ अभी कम दिख रहा है, इसके पहले भी इतना ही स्ट्रेंथ था क्या बेटा क्लास में? कहाँ गए सारे बच्चे? कॉलेज गए हैं? कॉलेज चालू हो गया क्या? अच्छा, चलो ठीक है। जेई का फॉर्म फिलिंग भी है? अच्छा, हाँ बेटा अथर्व, ये आपको समझ में आ जाएगा। 12th का भी है क्या? ओके ओके, ठीक। तो स्टार्ट करते बेटा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोगों को वाटसन एंड क्रिक जो है, इन्होंने डीएनए को समझने के लिए जो मॉडल प्रपोज्ड किया है वो क्या था वो हम देखेंगे। इसके पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुझे एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है ये एक्सप्लेन करो। आपकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है बेटा, जल्दी से। क्वेश्चन बेटा स्वयं मेरा ये है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे एक्सप्लेन करना है। नीनत का आंसर आया है। बाकी लोग बेटा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो ताकि आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कहाँ तक पहुंच गया आप लोगों का? कब तक हो जाएगा, कुछ आइडिया? कितने चैप्टर रह गए? अपना ये चैप्टर के बाद सिर्फ बायोटेक रह जाता है बस। अथर्व गणेश का भी आंसर आया है। वेरी गुड बेटा, बहुत कुछ टाइप किया है। ये कॉपी पेस्ट तो नहीं है बेटा आप लोगों का? कॉपी पेस्ट वाला आंसर नहीं चाहिए। फिजिक्स के 8 बाकी है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, इतने टाइम में लिखे पूरे? ओके गुड। अरे वाह, केमिस्ट्री का लास्ट चल रहा है। कब तक क्या हो जाएगा? वन वीक में हो जाएगा? बढ़िया। चलो, अभी बीच में अपना थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया इसलिए हम स्लो हो गए, नहीं तो मिशन अक्टूबर तो हमारा कंप्लीट ही था। कोई बात नहीं, बायोटेक और मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस फिजिक्स का बहुत सारा है ना। हाँ हो जाएगा वो भी जल्दी। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर बाकी है।
तो उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब बायोकेमिस्ट्री एज इट इज सिमिलर है, फिजिक्स भी लगभग लगभग, बहुत दूर नहीं है, वो भी हो जाएगा। लास्ट क्लास के नोट्स मैंने शेयर नहीं किया क्या आप लोगों को? अपना डीएनए वाला क्या बेटा? शायद मैंने इवनिंग में शेयर किया होगा बेटा, या फिर टेलीग्राम पे शेयर किया होगा, आपने चेक किए? बाकी बच्चे लोग बताओ, इन्फॉर्म करो। लास्ट क्लास के नोट्स शेयर किया मैंने। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक मिनट देख लेता हूँ। अथर्व का आंसर आ रहा है कि टेलीग्राम पे है करके। गणेश कह रहा है कि 16 अक्टूबर का नहीं मिला है। चेक करेंगे बाकी बच्चे लोग जल्दी से। एक नहीं मिला है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। आपने किसी ने मैसेज भी नहीं किए मुझे। मैं तो ये कंसिडर कर रहा था कि आप लोगों को सारा कुछ मिल गया है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वाला क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं मिला? व्हाट्सएप पे भी शेयर नहीं किया बेटा याला मैंने, एक मिनट चेक करने दो मुझे। हो सकता है फाइल शेयर नहीं हुई होंगी। मैंने सेंड कर दिया था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये फाइल शेयर नहीं हो पाई। ओके, देखो अभी टेलीग्राम पे फाइल आ रही है क्या? ये फाइल मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। कुछ कुछ तो भी प्रॉब्लम था जिसकी वजह से अपडेट नहीं हुआ वहां। थोड़ी देर में आ जाएगा, पोस्ट कर दे रहा हूं मैं, चेक करो बेटा आया क्या। गणेश, इसको ओपन करके चेक करो, क्या आप यही वाली फाइल कह रहे हो जो नहीं मिली है लास्ट लेक्चर की? व्हाट्सएप पर है क्या ये? चेक कर लो बेटा। यही है? हाँ चलो ठीक है, तो फिर टेलीग्राम पे आ गई, ठीक। अभी आज हम लोग यहाँ पर क्या चीज, जो डीएनए है, एक मिनट क्या हो रहा है ये, हाँ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ओके, अब डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का है, यदि हम देखें, ओके, तो इसे जो प्रपोज्ड किया है, जो साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, इसमें जैसे कि सबसे पहले जो आए वो थे वाटसन एंड क्रिक। और वाटसन एंड क्रिक ने जो वर्क किया वो एक एक्सरे डिफ्रैक्शंस का जो टेक्निक्स जो है वो दिए थे एक साइंटिस्ट ने, मतलब दो साइंटिस्ट थे, जिसमें एक जो था मॉरिस विल्किंस,
और दूसरे जो थे रोजलिंड फ्रैंकलिन। मैं पिक्चर और नेम शेयर करता हूं, ठीक है। तो उनके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर करूंगा नेम में। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज आप जानते हो कि फ्रेडरिक मिस्टर ने एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो भी होता है ये फाइंड किया, बट वो क्या है उसका स्ट्रक्चर हमें जो मिला वो डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का था उसकी हेल्प से मिला। और ये जो डबल हेलिकल मॉडल जो प्रपोज किया है वो किसने किया है? वॉटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने इस मॉडल को जो प्रपोज किया वो किया था 1953 में, और इस पर इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है 1962 में। ओके, तो फ्रेडरिक मिस्टर ने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। ओके, बट इसके बीच में बहुत सारी कहानी है जो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि न्यूक्लिन से इसका नाम फाइनली न्यूक्लिक एसिड और डीएनए कैसे हुआ है। ओके, ये मैं शेयर करूंगा आपको, बट फिलहाल अभी आप लोग डबल हेलिकल मॉडल जो है डीएनए का इस पे फोकस करेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूं, देखो थ्रोट में बहुत प्रॉब्लम है, बोलना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि हॉरिबल साउंड आ रहा होगा आज, लेकिन फिर भी हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो यहां पर क्या चीज, ये जो जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, नाम याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में फुल नेम भी पूछ लिया जाता है। तो जेम्स डी वाटसन और ये जो फ्रांसिस क्रिक जो है, इन्होंने जो एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा था ये जो फाइंड किया था विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा क्या है? ओके, एक क्वेश्चन तो यही आता है ना। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा को यदि हम समझे तो जैसे आपने देखे होंगे ना, एक्सरे फिल्म जो होती है, रेडिएशंस, तो एक्स रेज को जब हम किसी ऑब्जेक्ट से पास करते हैं और पास होने के बाद जो फिल्म होती है, तो उस फिल्म पे उसकी जो इमेज जो आती है, ठीक है, जिससे हम एक ऑब्जर्व करते हैं। आप देखना जनरली हमारे एक्सरेज जो हम निकालते हैं ना, बोन्स वगैरह का रप्चर ब्रेक तो नहीं हुई है, तो एज इट इज वही एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा, इसको लेकर के उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को देखे। ओके, और ये जो वाटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल जो है, ये मॉडल मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, क्यों जानते हो? क्योंकि बेटा देखो, आज से हम 50 साल पहले की हम बात करते हैं, ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो उस टाइम पे कोई मॉडर्न टेक्निक थी क्या? मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी क्या? नहीं थी। कोई नैनो टेक्निक्स नहीं थी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप भी नहीं थे। जैसे आज है ऐसे उस टाइम पे। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आया आपका? यस और नो में रिस्पॉन्स नहीं आया? तो उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी विदाउट एनी टेक्निक्स, वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का जो मॉडल प्रपोज किया है,
आज इतनी अच्छी टेक्निक्स के बाद आप चेक करोगे ना, तो जैसे उन्होंने डीएनए बना होता है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दिए, आज भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। कोई उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्या इंफॉर्मेशन दी थी उन्होंने? इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए हैं? पेंटोस शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में क्या आता है? प्यूरिन पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन में क्या आता है? ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा, ठीक है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने उस टाइम पे दी है। उसके बाद इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फिर उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो उस टाइम पे मिली, ओके, किसने दी? वाटसन एंड क्रिक ने। तो डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अब हमें एक चीज समझ में आती है, डीएनए जो है ये बना हुआ है 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से, ये हमें मिला। फिर उसके बाद अब देखो डीएनए जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से होता है बेटा, स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? तो ऐसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जब डीएनए बनता है तो इसमें एक इस तरह से आप देख रहे हो, तो ये दोनों जो चेन आपस में जो ज्वाइन हो रही है, तो दोनों भी चेन के बीच में यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा? कितना होता है? पढ़ के आए हो? बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था मैंने। वेरी गुड। इससे हम कहेंगे 20 एंगस्ट्रॉम। अब नैनोमीटर में देखेंगे तो 2 नैनोमीटर ऐसे रहेगा बेटा। फिर इसके बाद यहां से डीएनए स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म होता है। इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट 1 टर्न, ऐसा। तो ये 1 टर्न जो होता है इसका कितना डिस्टेंस होगा बताइए? ये यहां से लेकर यहां तक, इसे हम कहते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में देखेंगे तो 3.4 नैनोमीटर। तर बेटा गलत हो रहे हो आप, अच्छे से टाइप करो। उसके बाद इसमें आते हैं यहां पर बेस पेयर। कितने आएंगे बेटा यहां से लेके यहां तक के? 10 बेस पेयर होते हैं। इस 1 कंप्लीट टर्न जो होता है उसका डिस्टेंस, और यहां पे जो बेस पेयर आएंगे वो आएंगे 10 बेस पेयर। और जो इतना, यदि हम देखें ये वाला एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये वाला बताइए। वेरी गुड, अभी सही हो। 0.34 नैनोमीटर। एमस्ट्रॉन्ग में 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। वेरी गुड नीनत।
ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली। उस टाइम पे कोई टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, और सोचो कितना ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने के बाद उन्होंने ये हमें सारी इंफॉर्मेशन दी है। ओके, उसके बाद जो डीएनए सिंथेसिस होता है तो एक स्ट्रैंड इस तरह से और दूसरा स्ट्रैंड इस तरह से रहता है। इसे क्या कहते हैं? टू चेन एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी रखती है। ये जो टू चेन जो है इसमें कैसा रहेगा? एंटी पैरेलल पोलैरिटी रहेंगी। पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन। यदि एक इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन पे रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? 5' to 3' और इधर 5' to 3'। तो इससे हम कहते हैं पोलैरिटी। समझ में आ रहा है बेटा? ओके। उसके बाद दोनों चेन आपस में जो ज्वाइन हो रही है उनके बीच में आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जैसे कि सपोज इस तरह से है, तो यहां पे इस तरह से ये जो रहता है, दोनों चेन जो है आपस में जो ज्वाइन हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्वाइन हो रही है। अब दोनों चेन नहीं, वो चेन में जो नाइट्रोजनस बेस है, तो हमेशा एडेनिन जो है ये जो पेयर करेगा थाइमिन के साथ, और थाइमिन हमेशा पेयर करेगा वाइस वर्सा एडेनिन। इसी तरह से ग्वानिन जो पेयर करेगा साइटोसिन, और साइटोसिन हमेशा जो पेयर करेगा ग्वानिन के साथ। तो इस तरह से पेयरिंग होती है बेटा। ओके, बताओ कितने बॉन्ड आते हैं यहां पर? बॉन्डिंग्स बताइए। वेरी गुड। हमेशा एडेनिन जब पेयर करेगा थाइमिन के साथ तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, थाइमिन एडेनिन के साथ पेयर करेगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब बेटा इस कंसेप्ट पे दो बातें मैं कहूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। या तो इसको आप ऐसा का ऐसा याद रख लो कि ये होता है खत्म, ऐसा होता है। यदि पीएचडी करना है आपको तो फिर आप ये सोचो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या करना चाहते हो, याद रखोगे या पीएचडी करना है? एक बच्चा बोल रहा है पीएचडी करना है, एक बच्चा बोल रहा है याद रखेंगे। पहले 12th तो कर लो, ग्रेजुएशन तो कर लो, तभी तो पीएचडी कर पाओगे। चलो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। कुछ बच्चे याद करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हमें बता दो अभी। तो देखो, पीएचडी करने के लिए सबसे पहले तो आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इस तरह से था एडेनिन का स्ट्रक्चर, ऐसा था क्या? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, फिर खेलेंगे, ठीक है? हाँ। ओके बेटा, समझा इतना? तो सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया?
एडेनिन का, ये कंप्लीट नहीं है, ये मालूम होना चाहिए कहां पे क्या आता है। अब इस एडेनिन में यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसकी वैलेंसी यदि कंप्लीट है तो यहाँ पे आपके पास फ्री हाइड्रोजन नहीं है जो इधर जाके किसी से जुड़ पाए ना, लेकिन ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन ये जाकर के किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ। तो अब देखो थायमिन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहां से इधर कर देते हैं, ऐसे कर दिया। तो अब देखो हम थायमिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से, ऐसे ही कुछ था। अब थायमिन में मैंने आपको यहां पे और यहां पे डबल बॉन्ड ओ बताया था, याद है? यदि मैं इसको ऐसा घुमा दूं तो घुमाने की वजह से क्या होगा, जो डबल बॉन्ड ओ है वो इधर आ जाएगा। तो यहां का नाइट्रोजन जो है, ठीक है, और इधर CH3 ग्रुप रहेगा, वो इधर था, उसको मैंने घुमा दिया, पलट दिया बेटा। तो ये वाला ऑक्सीजन के साथ और ये वाले ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। ये फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये इधर जुड़ सकता है क्या, ये यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा सिर्फ एक यहाँ पर और एक यहाँ पे बनेगा। इसलिए एडेनिन, ये एडेनिन हो गया और ये थाइमिन हो गया, इनके बीच में हमेशा क्या होगा, डबल बॉन्ड ही होगा। समझे? अब ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे डबल बॉन्ड ओ होता है, यहां पे भी डबल बॉन्ड ओ होता है, याद है? ऐसे रहता है क्या? नहीं, एडेनिन एक अमाइनो ग्रुप आएगा ना, यहां पर आएगा, ग्वानिन बनाना, ग्वानिन हमें बताइए क्या आएगा यहाँ पर। यहां पर आता है NH2। अब ये H2 ऐसा नहीं रहता है, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन फ्री है और ये ऑक्सीजन भी इधर फ्री है, इधर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा फिर जब उधर जुड़ेगा तो NCN। ये क्या हो गया, ग्वानिन। साइटोसिन में क्या था बताओ, यहां पर NH2 आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे N। तो इसका और इसके बीच में भी बेटा एक हाइड्रोजन जो है फ्री है इनको जोड़ने के लिए, और ये इधर और ये इधर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है। देखो इसको मैं स्पेसिफाई करके एक एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊंगा तो आपका माइंड हैंग हो जाएगा फिर। तो मैंने सिर्फ ये समझाया कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैसे आती है। ये होगी पीएचडी बेटा, 12th लेवल पे पीएचडी, समझे? नहीं तो पीएचडी लेवल पे पीएचडी करना है तो इसमें और डिटेल आ जाएगी फिर, तो उतने इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद देखो कभी भी जो डीएनए सिंथेसाइज होगा वो 5 to 3 डेज में होगा। कैसे जानते हो? ये एक न्यूक्लियोटाइड है क्या, इधर एक नाइट्रोजनस बेस लगा लो, इधर फॉस्फेट लगा लो, यहाँ पे OH। तो अगला न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा ऐसे। जब ये जुड़ेगा तो ये इधर नाइट्रोजनस बेस
तो यहाँ पे फॉस्फेट, तो इनके बीच में हो गया। फिर अगला जब जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, इनके बीच में ऐसा जुड़ेगा। तो इधर एक जो फ्री एंड जो रहेगा ये 5 वाला रहेगा, और इधर फ्री एंड जो रहेगा वो 3 वाला रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऐसा हो रहा है ना, तो इसको हम 5 days to 3 days बोलेंगे। अगला जो स्ट्रेन सिंथेसाइज होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, बट ये भी 5 days to 3 days ही रहेगा, इसलिए दोनों भी स्ट्रेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। तो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस हमेशा डीएनए की 5 to 3 होती है, याद रहेगा बेटा। ये वाला पार्ट याद रहेगा ना, सभी को याद रखना है। यार रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप लोग, सो गए क्या या नहीं समझा। समझा। ये देखो बेटा, बेस पेयरिंग कैसे हो रही है, ये इस पिक्चर में आपका क्लियर हो जाएगा। देखो बेस पेयर मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, दिख रहा बेटा बेस पेयर, ये दोनों स्ट्रैंड के बीच का ATGC, एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, और नाइट्रोजनस बेस आपको दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो डायरेक्शन जो है सिंथेसिस का वो 5 to 3 है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक फॉस्फेट दोनों न्यूक्लियोटाइड को कैसे जोड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो इस पिक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। हो गए, एक और डायग्राम शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मेरा वैसे भी 1 मिनट, पेन टेबलेट ना थोड़ा हैंग हो रहा है, चल नहीं रहा प्रॉपर, अभी सही चला। देखो बेटा इसमें समझ में आ रहा है आपको कि ये बेस पेयरिंग है डीएनए में, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच में बॉन्डिंग रहेगी। ये दो न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों को जोड़ने के लिए फॉस्फेट आ रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और इस तरह से डीएनए सिंथेसाइज होगा। कैसे रहेगा डीएनए का सिंथेसिस, समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि यदि एक साइड में यहाँ पे एडेनिन 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 है, तो इधर कितने थाइमिन रहेंगे। एक साइड में यदि 5 एडेनिन है एक स्ट्रैंड में, तो दूसरे स्ट्रैंड में कितने थाइमिन होंगे, 5 से रहेंगे ना। तो हमेशा जो प्रपोर्शन होगा एडेनिन का थाइमिन के इक्वल रहेगा, रहेगा ना। प्रपोर्शन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, ऐसे कहेंगे हम। proportion of adenine is equal to thymine as it is। यदि एक तरफ 3 ग्वानिन है तो दूसरे तरफ कितने साइटोसिन रहेंगे, तो ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल रहेंगे।
रहेगा ना। तो इसको एक फॉर्मूले के बेस पे हम लिख सकते हैं, इसके हम एक फॉर्मूले के बेस पर लिख सकते हैं कि a प्लस जी ये इक्वल होता है t प्लस सी के। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस जी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी, और ये हमेशा जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है चारगाफ, उन्होंने प्रपोज किया था बेटा, इसको हम चारगाफ रूल्स कहते हैं। इरविन चारगाफ, याद रखना, इरविन चारगाफ उन्होंने दिए थे, और उनके अकॉर्डिंग हम इसे इरविन चारगाफ रूल्स के नाम से जानते हैं। कितना प्रोपोर्शन रहेगा ये वाटसन एंड क्रिक ने नहीं बताया, ठीक है, चारगाफ ने ये प्रपोज किया था। हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं प्रैक्टिस लेना चाहूंगा। नीनत को ये रूल नहीं समझ में आया बेटा, ये रूल क्या है? ये रूल यही है कि ये दो स्ट्रैंड है डीएनए की, यदि एक स्ट्रैंड पे जितने नंबर ऑफ एडेनिन रहेंगे दूसरे स्ट्रैंड पे उतने ही नंबर ऑफ थाइमिन रहेंगे। एक स्ट्रैंड पे जितने नंबर ऑफ ग्वानिन रहेंगे तो दूसरे साइड उतने ही नंबर ऑफ साइटोसिन रहेंगे, जो हमेशा इक्वल होंगे। ये यही कहा है, ए प्लस जी हमेशा इक्वल होता है टी प्लस सी के। ये एक साइंटिस्ट ने दिया है, इसलिए उसको हम चारगाफ रूल्स कहते हैं। खत्म, और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, नीनत समझ में आ गया रूल? ये वही रूल है जो ऊपर मैंने समझाया, ऊपर तो आपको समझा था, आप आंसर दे रहे थे मुझे। अभी कोरिलेट हुआ, क्या कंसेप्ट है ये? बाकी बच्चे लोग, यार आज सबको लगता है नींद आ रही, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे सभी लोग, जल्दी 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 छोड़ना है क्या आज क्लास? चलो अभी हम लोग डीएनए का लेंथ जो है वो हम देखेंगे। कुछ बोला ही नहीं बेटा इतनी देर से मैंने। ये वाला समझा क्या नीनद आपको? ये वाला चार का रूल समझा है या नहीं समझा है बताओ? नहीं समझा? आवाज नहीं आ रही थी? देखो अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं। अभी आवाज आ रही है क्या ये बताओ पहले, क्योंकि आपका ही रिस्पांस नहीं मिला मुझे, बाकी बच्चों का रिस्पांस मिल गया है। अभी आ रही है? चारगाप रूल्स का मतलब ये है बेटा कि डीएनए की ये एक स्ट्रैंड है, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। यदि एक स्ट्रैंड पे 5 एडेनिन होते हैं तो दूसरे स्ट्रैंड पे 5 थाइमिन होंगे। यदि इधर 6 ग्वानिन होते हैं तो इधर 6 साइटोसिन होंगे। बट ये किसने कहा? चारगाप ने कहा। तो उन्होंने एक रूल्स निकाला कि हमेशा ए प्लस जी टी प्लस सी के इक्वल होगा, या फिर उसको हम इस रेशियो में इस तरह से लिख सकते हैं जो 1 के इक्वल होगा। बस इतना ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। अभी समझा बेटा नीनद? नाउ क्लियर? ओके। देखो एक डब्ल्यू छूटने से नो क्लियर सर और एक नाउ क्लियर सर, मैं कंफ्यूज हो गया था।
चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे क्या चीज, लेंथ ऑफ डीएनए। हाँ क्वेश्चन देखना है ना, हाँ क्वेश्चन, इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ले लेता हूँ ना। दो मिनट का टाइम दो, ठीक है, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जैसे कि सपोज ये एक डीएनए का टुकड़ा है छोटा सा आपके पास, और इसमें टोटल हम देखें तो 30 बेस पेयर है। तो इस डीएनए का लेंथ कितना होगा, बताइए बेटा। यदि 30 बेस पेयर है तो इस डीएनए का लेंथ कितना होगा। एमस्ट्रॉन्ग में कितना आएगा, अथर्व का आंसर आया है, गणेश का आंसर आया, वेरी गुड। नैनोमीटर में भी आंसर आ गया अथर्व का, वेरी गुड बेटा, दोनों में आंसर दो। यदि ये एक डीएनए है और इस डीएनए का लेंथ 102 एंगस्ट्रॉम है, तो इसमें टोटल कितने बेस पेयर होंगे, बताइए बेटा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। अभी बहुत से बच्चों का अभी भी आंसर नहीं आया, मतलब क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को। अभी ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, हैंड रेस करेंगे जल्दी से, हैंड रेस करो बेटा। ऐसा कोई बच्चा है जिसका क्लियर नहीं हुआ, गणेश का हैंड रेस हुआ है, हैंड लोअर हो गया, गणेश बेटा हैंड रेस रखना यदि क्लियर नहीं होगा तो। अथर्व, ओके, कौन सा पोर्शन क्लियर नहीं हुआ बेटा, स्नेहल ये क्वेश्चन नहीं समझा जो बोर्ड ड्राइंग किया मैंने यहाँ पर। गणेश का क्लियर है, रिस्पॉन्स आ गया मैसेज में।
देखो बेटा सिंपल है, मैंने क्या कहा, ये एक डीएनए है और इसका टोटल लेंथ 30 बेस पेयर का है, और हम जानते हैं कि डीएनए का एक टर्न जो है यहां से यहां तक के होता है, जो होता है कितना, 10 बेस पेयर का, और 10 बेस पेयर में डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर होता है, तो इसमें 10 बेस पेयर में इतना होगा, तो 30 बेस पेयर मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा, तो 102 एंगस्ट्रॉम या 10.2 नैनोमीटर। स्नेहल अथर्व समझा भी? समझ गया तो हैंड ओवर कर लो। चलो तो अब एक और क्वेश्चन है आपसे, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बेटा। अगेन एक और क्वेश्चन है आपसे। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने आपको शेयर किया था कि जो ह्यूमन है, क्या चीज, ह्यूमन, ह्यूमन में जो डीएनए होता है, ठीक है, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कंटेंट में? ह्यूमन डीएनए बेटा, बेस पेयर बताना है। खुशी कुब्दानी का आंसर आया, वेरी गुड। ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में एक तो हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड, कितने बेस पेयर होंगे, क्या लेंथ होगा बेस पेयर के अकॉर्डिंग? वेरी गुड गणेश, 3.3 इंटू 10 टू द पावर, आगे 9 बेस पेयर। डिप्लॉइड रहा तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा? डबल, ये भी डबल हो जाएगा क्या? 18 हो जाएगा, यहां पर 9 ही रहेगा। अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये आपको मैं बेस पेयर में कह रहा हूं। अभी ये सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये डीएनए है, तो इस डीएनए को इतना बेस पेयर है, इसको आप मुझे मीटर में बताओ कितना मीटर डीएनए का लेंथ होता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आंसर मुझे आपके तरफ से मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो डायरेक्टली आंसर नहीं चाहिए बेटा गणेश, कैलकुलेट कैसे करते ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। क्या देख रहे हैं हम लोग? लेंथ ऑफ डीएनए हम देख रहे हैं, तो डीएनए के लेंथ के लिए क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बेस पेयर। ओके, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, तब डीएनए का लेंथ आप निकाल पाओगे। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ बेटा? चलो रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी, कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे?
निनत का आया बेस पेयर प्रेजेंट मल्टीप्लाई बाय एमस्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट आंसर आ गया। गणेश का भी आया। ओके, देखिए बेटा, सबसे पहले तो क्या चीज, यदि हम बेस पेयर की हम बात करते हैं डिप्लॉयड सेट में, तो नंबर ऑफ बेस पेयर ये आप जानते हो कितना है, 6.6 इंटू 10⁹9। इधर आप डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर आप देखोगे, ठीक है, तो टू बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर होता है। ओके, कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। एमस्ट्रॉन्ग में हम देखेंगे तो कितना आएगा, 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। इसी को आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या आएगा, 0.34 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻9 मीटर। तो डेटा कौन सा लेना पड़ेगा फिर हमें, मीटर में यदि पूछा तो ये वाला डेटा लेना पड़ेगा। ओके, तो फिर आप यदि ये वाला डेटा लेते हो यहां पर, तो अब मुझे बताइए इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे। यार देखो, मैथ्स की क्लास आप लोग करते हो, मेरा मैथ्स नहीं है, तो आप ही सॉल्व करके बताओ मुझे कैसे आएगा इसका आंसर। कैलकुलेटर उठाओ। आ रहा है आंसर, देखो +9 10⁻⁹ ये वाला और ये वाला, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, प्लस माइनस वाला। वेरी गुड नीना। तो यहां पे आपका जो आंसर आएगा 6.6 इंटू 0.34 मीटर। वेरी गुड, नीनद का आया कितना हो गया, 2.244 2.244 मीटर, यानी 2.2 मीटर डायरेक्ट यदि हम देखें तो। आ गया। हाँ, ये ह्यूमन डीएनए का है। किसका है ये ह्यूमन डीएनए का है। अब आप मुझे ई कोलाई का लेंथ बताओ। प्रसाद का हैंड रेज हुआ था, क्या प्रॉब्लम बेटा, ई कोलाई के डीएनए का लेंथ बताएंगे, गलती से हुआ। ओके, अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये नहीं समझा, हैंड रेज कर दो बेटा। अब ये क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछो, आप लोग पहले तो ये बताओ ई कोलाई में कितने बेस पेयर आएंगे, ई कोलाई के डीएनए में कितना बेस पेयर होता है, जल्दी बताओ। खुशी का आंसर आया, वेरी गुड। गणेश का आंसर आया, ई कोलाई में जो बेस पेयर होते हैं 4.6 इंटू 10⁻6। ओके,
ये याद रख लो। फॉर्मूले में पुट करेंगे फिर से। ई कोलाई के डीएनए का लेंथ यदि हम देखें, ओके, कैसे निकालोगे? अच्छा ये बताओ ये क्या दिया है, पहले तो ये बताओ ये दिया क्या है, डेटा में दिया क्या है आपको? बेस पेयर दिया है, ओके। तो यहां पे हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हमको जैसे निकालना है। ये बेस पेयर यदि हम देखें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ऐसे रहेगा। हेलो, करो कैलकुलेट करो, ये आपका होमवर्क है अभी, ये मैं आपको अभी नहीं समझाने वाला। एक आंसर मैंने शेयर किया हूं, बहुत इजी है ये। क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है बेटा। अभी आप सब सारी चीजों को छोड़ दो, मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं कि ई कोलाई में उसका जो डीएनए है, ध्यान से सुनो बेटा, आपके एनसीईआरटी का डेटा है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन आपको ये वाला सॉल्व करना है। क्या दिख रहा है आपको? लेंथ दिया है ई कोलाई के डीएनए का 1.36 मिलीमीटर, और हमको कैलकुलेट करना है कि इतना यदि मिलीमीटर उसके डीएनए का लेंथ है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर उस ई कोलाई में कितना होगा। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। आपने बहुत से लोगों के आंसर आया बेटा, टोटल लेंथ आपने डीएनए का मीटर में निकाल के दिए हैं और सही निकला है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट निकाला, नीरद ने निकाला है, हिमानी ने निकाली है, वेरी गुड बेटा। गणेश का जो है ठीक है, नीनद और हिमानी का आंसर सही आया है, गणेश का भी आया है सही। अथर्व बेटा आप क्या कौन सा आंसर था? ये मिलियन में आया था, ठीक है, अथर्व का भी निकला। तो ये आपने टोटल मीटर में कितना लेंथ होता है ये बता दिए थे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यदि ई कोलाई के डीएनए का लेंथ आपको दिया है 1.36 मिलीमीटर, ओके, यहां पे आपको डायरेक्टली लेंथ दे दिया है 1.36 क्या है मिलीमीटर, ओके। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इतनी लेंथ में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने आएंगे, इस लेंथ में नंबर ऑफ बेस पेयर ई कोलाई में कितना आएगा, ये जो है ये आपको यहां पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। फॉर्मूला लिख ले फिर से, क्या था फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। अब आप मुझे बताइए कि डीएनए की लेंथ जो है वो हमें यहां पे दिया है 1.36 मिलीमीटर में, तो इस मिलीमीटर को हमको बेस पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो बेस पेयर में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। तो इसको हम बेस पेयर में हम कन्वर्ट करते तो वही 1.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना आएगा यार, फिजिक्स में आपने पढ़े है 10 टू द पावर बताइए -3। यदि इतना लेते हैं तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा। अभी मिलीमीटर को आप पहले किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मीटर में। गुड गणेश, गुड नीरज, ये फिजिक्स का पार्ट है, हो गया। आवाज आ रहा है क्या बेटा मेरा, मेरी आवाज आ रही है क्या, रिस्पॉन्स करो। मेरे पास नोटिफिकेशन आया था नेटवर्क एरर का। बेटा सर्व क्या दिया है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। बेस पेयर दिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट, और किस में पूछा है उस पर डिपेंड करेगा। और इसके लिए थोड़ा सा आपको फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो करेंसी या फिर जो कन्वर्टिंग वाली जो यूनिट है, ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में दी हुई है। ठीक है, तो इकोलाई के डीएनए को आपने यहाँ पे, ठीक है, क्या किए 1.36 मिलीमीटर जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट किया आपने, मीटर में। अब इस डेटा को आप पुट करो। तो अब देखो आपको क्या दिया बेटा, ये लेंथ दिया है, लेंथ दिया है, बेस पेयर फाइंड करना, मतलब इसको आपको फाइंड करना है। तब जाके आप यहाँ पे इकोलाई का क्या है, लेंथ निकाल पाओगे। तो लेंथ को आप इधर लाके इसको बाहर निकालो, लेके जाओगे तो क्या होगा बताओ, बताइए। जो डिस्टेंस है वो नीचे हो जाएगा, बेस पेयर साइड में चला जाएगा, और लेंथ जो है वो ऊपर आ जाएगी। फॉर्मूला में फिर पेयर इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ऐसे रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। तो अब मुझे बताओ लेंथ कितना निकल के आया मीटर में, 1.36 इंटू 10 टू द पावर -3 होता है। और हमने ऑलरेडी इसके पहले मीटर में बेस पेयर को कन्वर्ट किए थे, कितना किए थे बताओ, इधर कहीं ये किया हमने 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9, ऐसे हुआ था क्या बताओ। 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9, कैलकुलेट करो बेटा अभी। -9 और -3 कितना आ रहा है बेटा, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना, आंसर दो। -3 से -9 डायरेक्टली ये जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर -6, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6।
ये हो जाएगा 10⁶, ऐसे रहेगा। और इसको कैलकुलेट करो, 1.3 डिवाइडेड बाय 0.34 कितना आ रहा है? उसको डिवाइड करेंगे तो 3.82 ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। कंफर्म? यार सही से चेक करो यार, आप गलत तो नहीं हो? नीचे वाले को ऊपर लेके जा रहे हो आप। अच्छे से चेक किए? अब ये 1.3 नहीं था, आपका आंसर सही आ रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग। ये 1.3 था कि पहले ही बताओ? ऊपर देख लेते एक बार, कितना था ये कितना था? 1.36 था। तो अब ये 1.36 रहेगा। देखो कई लोगों ने आंसर गलत दिए थे, ठीक है, अब मैं उनको पकड़ता हूं, कितने लोग गलत आंसर दे रहे थे। ठीक है, अथर्व का आंसर सही आया था, हिमानी का भी सही था, अथर्व कड़ू ठीक है, खुशी भी पता नहीं कैसे उल्टा कैलकुलेट किए थे आपने, अथर्व अंधारे ने भी सही आंसर दिया था। ओके, वेरी गुड यार, आप सभी लोग सही थे, किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं किया। हिमानी धकाते बेटा, आपने आंसर गलत दिए थे, सबसे पहले आंसर आया था आपका, बाद में उसमें करेक्ट किया आपने। ठीक है, कुछ पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, बट हमको क्वेश्चन में क्या दिया उसके अकॉर्डिंग जाना है ना। जब क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने 1.3 रख दिया तो गलत हो गया ना, यहाँ पे 1.36 रहा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जाओ। यहाँ पे 1.3 नहीं है, यहाँ पे आ रहा है 1.36, तो उस केस में 4 इंटू 10⁻, ये आंसर रहेगा इसका। ये ई कोलाई के डीएनए का लेंथ है। कैसे कैलकुलेट किया ये याद रहेगा बेटा, आप एनसीईआरटी में कितना भी पढ़ लो आपको नहीं समझता था फिर। ओके, किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एक बार हम स्लाइड से रिवाइज कर लेते हैं बेटा फिर डीएनए को। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है वो हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है तो कैसे सर्च किया गया कि आखिरकार जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो हम आगे आने वाले नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी का भी, आगे बढ़े, कुछ पूछना है कंटिन्यू करें, क्लियर है, कुछ डाउट है, रिस्पॉन्स करो जल्दी से।
नीनद स्वयं का आंसर आया है, अथर्व का आंसर आया है, दोनों भी अथर्व के आंसर आ गए, अथर्व कड़ू, अथर्व अंधारे। आर्यन क्लास में नहीं है क्या? आज एक भी आर्यन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उसी का आंसर आया है। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम देख रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपस में डीएनए कैसे फॉर्म होता है। तो ये मैंने आपको समझाया था कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये ऐसा एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये सब मिलेंगे तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, फिर एक न्यूक्लियोटाइड जो बनता है 3 कंपोनेंट से, ये हमने देखे थे। फिर उसमें नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, जिनके बीच में बॉन्ड जो बनता है उसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से। अब पेंटोस शुगर के 5th कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ता है तो वहां पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड आपको याद रखना है। ओके, फिर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे तो वहां पे जो बॉन्ड आएगा उसे हम क्या कहेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर जो वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल अभी हमने देखे, रोजलिन फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो नाम आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि रोजलिन विल्किंस और मॉरिस फ्रैंकलिन ऐसा दे दिया, तब क्या करोगे आप? तो नाम अच्छे से याद रखना। इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा दिया वाटसन एंड क्रिक को, और उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की दुनिया को ही बदल दिया। सोचो आज ये नहीं होता तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं होता, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं होता, जीन मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस डिस्कवरी के बाद जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उसको हम फाइंड कर पाए, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया है, वाटसन और क्रिक। फिर क्या देखे थे हमने? डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है, जो राइट हैंडेड ऐसी कॉइलिंग होती है इसकी। एक टर्न जो होता है पिच बोलते हैं हेलिक्स का, 34 एंगस्ट्रॉम। इनमें होंगे 10 बेस पेयर, और एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। थोड़ी देर पहले देखिए हम लोगों ने। अथर्व का एक क्वेश्चन आया था, वो पढ़ रहा था मैं। ओके, ठीक है बेटा, ओके। हाँ, आगे जो बैकबोन जो बनता है, शुगर फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर ऐसा बनता है, इसको शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बैकबोन कहते हैं। ये दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है, और 5 to 3 एक चेन की पोलैरिटी रहेगी और दूसरी चेन की 3 to 5 रहेगी। इस तरह से यहाँ पे पोलैरिटी आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 2 स्ट्रैंड आपस में ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। प्यूरिन के साथ एक अपोजिट पिरामिडिन, और एक पिरामिडिन के साथ एक प्यूरिन आता है हमेशा, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है बेटा, ये मैंने पिक्चर शेयर किया था कैसे यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये 4 का रूल है। प्यूरिन पिरामिडिन का जो रेशियो है हमेशा
1 के इक्वल होगा। ओके, ये यहां शेयर किया था मैंने, ये डेटा मैंने लास्ट लेक्चर में शेयर किया था जो आपको याद करने के लिए कहा था। आई होप आपने याद कर लिए होंगे। कैलकुलेशन अभी हमने देखे डीएनए के लेंथ का, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग। ले लिए। इस कैलकुलेशन का एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। हाँ बेटा अथर्व, हाँ अभी हमने किए। ओके, देन फाइनली अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं जो अभी नहीं करने वाले हम। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स आप स्टेट बोर्ड की बुक से भी पढ़ के आएंगे, एनसीईआरटी से भी पढ़ के आओगे। स्टेट बोर्ड में चैप्टर हो गया क्या बेटा आपका? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। बोर्ड में कौन से चैप्टर रह गए आपके? दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। बोर्ड में ये चैप्टर हो चुका है, यस और नो? बोर्ड की क्लास कुछ लोग करते हैं ना, कुछ लोग नहीं करते। हो गया है? और कौन कौन से चैप्टर रह गया है? इकोलॉजी चालू है, मतलब सिर्फ इकोलॉजी बच्चा है, बाकी सब हो गया क्या? इवोल्यूशन नहीं हुआ है। ओके, आज का पूरा क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो तो फिर एंड करते हैं आज का क्लास, आगे का हम मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। हाँ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ के आना बेटा, बोर्ड की बुक से भी पढ़ना और एनसीईआरटी से भी पढ़ना। कल देखेंगे, छोटे से टाइम में नहीं हो पाएगा वो, शॉर्टकट में नहीं निपटाना है बेटा, अच्छे से समझाना है मुझे, ठीक है? हाँ बेटा, वो तो सब में सेम रहेगा गणेश। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हाँ बेटा, हेल्थ ठीक नहीं है, आवाज से समझ रहे हो आप लोग। हो जाएगा, थैंक यू बेटा नीरज। थैंक यू अथर्व।